हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे हरियाणा जीके के, और उसी को आगे सीरीज़ बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ कि पुरानी वीडियो आपने देखी होगी। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो है आपका भीम पुरस्कार, जिसमें इनामी राशि जो है वो है 5 लाख रुपए। और ये जो भीम पुरस्कार है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार की बात कर रहा हूं मैं, ये चीज याद रखना है ना। और कहाँ का? वो भी हरियाणा का। तो इसको भीम पुरस्कार को जो देता भी है वो कौन देता है? हरियाणा का राज्यपाल देता है, जिसमें इनामी राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए है। बच्चे, 2-3 साल पहले की बात है, एक बार ये सवाल भी पूछा गया था कि भीम पुरस्कार किस पुरस्कार के बराबर है, मतलब नेशनल लेवल पे किस पुरस्कार के बराबर है? तो ये जो भीम पुरस्कार है ये बराबर था उस टाइम पे अर्जुन पुरस्कार के, भाई अर्जुन अवार्ड के बराबर था। क्यों बराबर था? क्योंकि इसमें भी जो इनामी राशि थी वो भी 5 लाख रुपए थी, 5 लाख रुपए। अब ये जो इनामी राशि है इसको बढ़ा के कर दिया गया 15 लाख रुपए, ये चीज याद रखना। और देश का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, जिसमें इनामी राशि पहले थी 7.5 लाख रुपए, अब इसको बढ़ा के कर दिया 25 लाख। और ये जो है अब की बार 5 लोगों को मिला है। 5 में से 2 हरियाणा के थे, एक थे रानी रामपाल जी को मिला, और दूसरा मिला है विनेश फोगाट जी को। ठीक है, चैनल पे स्पोर्ट्स अवार्ड की वीडियो पड़ी हुई है संदीप सर की, ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वहाँ से देख लेना, आपको डिटेल में मिलेगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें इनामी राशि 7.5 लाख थी, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई? 25 लाख। हरियाणा के 2 इंपॉर्टेंट हैं जिनको मिला, रानी रामपाल और विनेश फोगाट को। बाकी जो 3 लोग हैं जिनको ये मिला है वो देख लेना। मनिका बत्रा जी हैं, मनिका बत्रा, मरियप्पन हैं, और चौथे हैं शर्मा जी, ओपनर आते हैं रोहित शर्मा। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। ये पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। हरियाणा के 2 पर्सन जिनको मिला, रानी रामपाल और विनेश फोगाट। ठीक है, इनामी राशि बढ़ा के 25 लाख, और यहाँ कितनी? 5 लाख। इसीलिए इसको किसके बराबर समझते थे? अर्जुन अवार्ड के। परंतु अर्जुन अवार्ड में अब राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख कर दी गई है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है वजह कि हरियाणा का राजकीय खेल पूछा हुआ था। हरियाणा का राजकीय खेल, तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो ना तो कबड्डी है, ना हॉकी है, ना क्रिकेट है। याद रखना, हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती, रेसलिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। कुश्ती हरियाणा का राजकीय खेल है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है कि एक सवाल यह हुआ था, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल है। मैं यहां लिख रहा हूं, ऑप्शन दिए हुए थे, रबी की फसल पूछा था। और ऑप्शन है चना, बाजरा, तीसरा ऑप्शन है चावल, और चौथा है कपास। तो इसमें से रबी की फसल पूछी हुई थी, कौन सी है? तो रबी की फसल है आपकी चना है। ठीक है, हरियाणा में मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी और खरीफ। रबी को कहते हैं हरियाणा के अंदर आषाढ़ी फसल कहते हैं रबी को। ये भी HSSC ने बकायदा सवाल पूछा हुआ है कि आषाढ़ी की फसल किसे कहते हैं? तो रबी को कहते हैं। और जो खरीफ है उसे सावनी फसल भी कहा जाता है। सावनी जो है वो खरीफ को कहते हैं। मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ रबी के। हालांकि भारत में 3 टाइप की फसलें होती हैं, खेती होती हैं। एक तो रबी है, एक खरीफ है, और तीसरी जो है ये है जायद। हरियाणा की मुख्यतः ये 2 ही है, रबी और खरीफ। रबी को कहेगा आषाढ़ी हरियाणवी के अंदर, और खरीफ को कहेगा कौन सी? सावनी। मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं दोनों तीनों के कि रबी की कौन सी है, क्योंकि अक्सर सवाल पूछा गया है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, या ऐसे भी पूछ लेता है निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो ये भी पूछ लेगा। तो इसके हम 3-4 एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, क्योंकि ये सवाल काफी बार रिपीट होता है। तो रबी के जो एग्जाम्पल है रबी की फसल के, जिसे हरियाणा में क्या भी कहते हैं? आषाढ़ी की फसल कहते हैं ना। गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर।
ये जो है और एक आधा लिखना तो ये भी है आलू और राई, ये मुख्यतः जो है ये रबी की फसल है, आषाढ़ी है, ठीक है। इनको याद रख लेना कैसे ही। देखो मैं जो तरीका लेके चलता हूँ ये कि रबी जो है छोटा सा नाम है, छोटा सा नाम है तो ये भी छोटे छोटे से नाम वाली फसलें हैं, जैसे गेहूँ रबी है ना, यही दो जो अक्षर हैं इसके अंदर आते हैं, गेहूँ चना जौ सरसों मटर आलू राई, गेहूँ चना जौ सरसों आलू मटर राई, ठीक है। एक दो बार कहोगे तो याद हो जाएगा। और कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि इसका बुआई और कटाई का समय बताओ रबी की फसल का। तो इसका बुआई का समय होता है रबी का अक्टूबर से नवंबर, ये बुआई का समय। और कटाई का समय अगर पूछे तो ये होता है मार्च से अप्रैल। तो इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। यही पूछता है कि रबी की फसल कौन कौन सी है, बुआई कब होती है, कटाई कब होती है। और अगर मैं खरीफ की बात करूं, जिसे हरियाणा में सावनी फसल भी कहते हैं, खरीफ में सबसे पहला बच्चे आपको पता ही है कौन सी आ जाएगी, चावल, ठीक है, चावल, जिसे धान की फसल भी कहते हैं, धान कहते हैं जिसे, चावल। चावल के बाद यहां पर लिख लो कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का और गन्ना, ठीक है। ये सब जो है ये खरीफ की हैं, जिसे हरियाणा में कौन सी फसलें कहते हैं, तो सावनी फसलें कहते हैं। बुआई कब होती है इनकी, इनकी बुआई होती है जून से जुलाई, जून जुलाई। और कटाई का जो समय है वो है अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। गन्ने से एक चीज याद रखना, याद आया कि ये भी सवाल पूछा गया था, हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। तो हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कहाँ पे होता है, यमुनानगर के अंदर होता है, ठीक है। यमुनानगर के अंदर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। एक आधी और भी फसल लिख लेना क्योंकि ये भी पूछा गया है, अरहर और तिलहन, तिलहन खरीफ में बता रहा हूँ, अरहर तिलहन मक्का गन्ना चावल कपास बाजरा ज्वार, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें। बाकी बच्चे जो खेती के अंदर जिनका इंटरेस्ट है और किसानी जो करते हैं उन्हें तो वैसे भी ये पता रहता है कि यार ये इस टाइम में होती है तो ये रबी होगी, और ये इस टाइम में होती है तो ये कौन सी होगी, खरीफ होगी। और एक और है जायदी, उसके बारे में जान लेते हैं। जायदी जिसे मुख्यतः चारा फसल भी कहते हैं, चारा फसल। अब बच्चे ये जो टाइम बच गया ना, देखो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में, मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है, और ये जो है जून जुलाई। तो बाद बीच में जो महीने बच गए ना, बीच वाले जो बच गए, कौन से बच गए, अप्रैल के बाद मई बच गया, मई जून जुलाई है ना, ये जो बीच वाले जो टाइम रह गया, इसी टाइम पे होती है, कौन सी होती है, जायदी फसल होती है, ठीक है। और ये कौन सी है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी इत्यादि, ये जो है ये जायदी फसल के एग्जाम्पल है। और जायदी फसल में बेसिकली वही होते हैं जो हमें गर्मी के मौसम में, अत्यंत गर्मी के मौसम में चाहिए होते हैं, जिसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये वो वाली फसलें हैं, इनको आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हमें ठंडक पहुँच जाती हैं ये वाली फसलें, है ना। इनकी जो बुआई का समय है वो लिख लेना, बुआई, बुआई जो है इसका समय है वो है मार्च, और कटाई हो जाती है इसके वजह जून, जून में इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। तो हरियाणा की फसलें मुख्यतः दो प्रकार की हैं, रबी और खरीफ। और एक भारत में तीन प्रकार की होती हैं, जायदी भी होती है, जिसे चारा फसल कहते हैं, जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, सॉरी पानी ज़्यादा होता है। और बुआई होती है मार्च, और कटाई कब हो जाती है, तो जून हो जाती है, ठीक है। आप एक काम करो, गेहूँ रबी वाली ये फसलें याद रख लो, गेहूँ चना जौ सरसों मटर आलू राई, रबी वाली याद कर लो। बाकी जो बच गई किसकी होंगी, खरीफ होंगी, सावनी होंगी। और जायदी तो आसान ही है यार, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ठीक है, इत्यादि, ये जो है ये जायदी होती हैं, ठीक है, इनमें पानी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, बीर शिकारगढ़। तो बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये है पंचकुला के अंदर। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर कुल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर। और 2 नेशनल पार्क हैं, जो कि एक यमुनानगर के अंदर है और एक गुरुग्राम के सुल्तानपुर है। तो इसमें से पूछा हुआ था बीर शिकारगढ़। तो बीर शिकारगढ़ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये हरियाणा के कहाँ पे है, तो पंचकुला में है, जिसे नैनो सिटी भी कहते हैं, जहाँ पे HMT की
फैक्ट्री भी थी जो कि अब बंद हो चुकी है। ठीक है, इसका एरिया अगर पूछे कितने, तो एरिया इसका है 767 हेक्टेयर। तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे बताओगे, तो पंचकुला में बताओगे। बाकी के 8 के 8 में मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे नाहर वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो रेवाड़ी में है। ठीक है, दूसरा छिलछिला पूछे, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य तो कुरुक्षेत्रा के अंदर है, KKR। पंचकुला के एक और के अंदर एक और भी है, खोल ही रेतान, ये भी कहाँ पे है, तो ये पंचकुला के अंदर है। हरियाणा का सबसे बड़ा अगर वन्यजीव अभयारण्य पूछेगा तो वो है आपका अबूब शहर, जो कि कहाँ पे है, तो सिरसा के अंदर है। अबूब शहर का एरिया भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना 11,530 हेक्टेयर ये एरिया है किसका, अबूब शहर, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ पे है, तो हरियाणा के सिरसा के अंदर है। एक है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, कालेसर, ये भी कहाँ पे है, तो ये यमुनानगर के अंदर है। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य भी है, कालेसर नेशनल पार्क भी है, दोनों कहाँ पे हैं, तो यमुनानगर के अंदर। अभी नेशनल पार्क भी मैं डिस्कस कर लूंगा। और बाकी के 2 जो बचे हैं, 8वां ये हो गया ना वीर शिकारगढ़, बाकी के जो 2 बचे हैं ये आपके झज्जर के अंदर है। एक है भिंडावास और एक है खप्परवास। भिंडावास और खप्परवास दोनों कहाँ पे हैं, झज्जर के अंदर है। एक सवाल ऐसे करके भी पूछा गया था, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो एक प्रसिद्ध झील के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जो एक झील के लिए प्रसिद्ध है, तो झील के लिए जो प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका भिंडावास। तो वास वाले जितने भी है ना, वास कराओगे कहाँ, झज्जर के अंदर, क्योंकि झज्जर के अंदर किसका भी वास है भाई, शहीदों का वास है। शहीदों का शहर किसको कहते हैं, झज्जर, और वीरों की नगरी कहते हैं रेवाड़ी। देखो अभी 8 के 8 आपको वन्यजीव अभयारण्य याद करवा देता हूँ। वीर शिकारगढ़ पूछा गया था, वीर शिकारगढ़ कहाँ पे है, तो पंचकुला में। एक खोल ही रेतान है, खोल ही रेतान कहाँ पे है, तो पंचकुला में। पंचकुला के 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद अबूब शहर कहाँ है, तो अबूब शहर सिरसा के अंदर है। कालेसर कहाँ है, तो यमुनानगर के अंदर है। कालेसर आपको नेशनल पार्क तो याद रहता ही है कि यमुनानगर के अंदर है, तो वन्यजीव अभयारण्य भी याद कर लो। एक है छिलछिला, छिलछिला कहाँ पे है, तो कुरुक्षेत्रा के अंदर है। छिलछिला कहाँ याद रखोगे, तो कुरुक्षेत्रा के अंदर याद रखोगे। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो वीरों की नगरी रेवाड़ी में है, जिसे पीतल नगरी भी कहते हैं। और 2 बच गए, खप्परवास और भिंडावास, जो कि कहाँ पे है, शहीदों के शहर झज्जर में है। और एक सवाल ऐसे भी मैंने बताया कि पूछा गया कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो एक झील के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास झील लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताई थी। सबसे बड़ा पूछेगा तो याद रखना अबूब शहर है। सबसे छोटा अगर पूछे तो छिलछिला, 6 से छोटा, 6 से छिलछिला, 6 से छोटा, 6 से छिलछिला याद रख सकते हो। इसका एरिया भी याद रखना है तो रख लो, 28.92 हेक्टेयर। हालांकि आज तक एरिया नहीं पूछा गया। वन्यजीव अभयारण्य की बात हो रही है तो हम एक बात ये भी कर लेते हैं कि हरियाणा में एक वन आरक्षित एरिया भी है, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया। फॉरेस्ट रिजर्व एरिया की बात करूं तो हरियाणा में 2 हैं। एक तो है बीरबारा रिजर्व एरिया जो है, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया जो है, ये आपका जींद के अंदर है। जींद, जिसकी सीमा मैंने बताया था हरियाणा में सर्वाधिक कितने जिलों से लगती है, तो 7 जिलों से लगती है। हरियाणा का दिल भी कहते हैं जींद को। और मुर्रा नस्ल की भैंसें भी सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती हैं, तो जींद के अंदर पाई जाती हैं। एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया 419 हेक्टेयर, 419 हेक्टेयर इसका एरिया है। दूसरा जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है वो है बच्चे सरस्वती फॉरेस्ट रिजर्व एरिया। सरस्वती फॉरेस्ट रिजर्व एरिया जो है ये कैथल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर में है, कैथल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर है, बीच में है। तो जो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो साइट है उसने इसको कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों दिखा रखा है कि सरस्वती फॉरेस्ट रिजर्व एरिया जो है ये कैथल और कुरुक्षेत्र में है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका जो एरिया है वो है 4452 हेक्टेयर,
4452 हेक्टेयर इसका एरिया है। हरियाणा में नेशनल पार्क की बात भी चलो साथ के साथ कर लेते हैं बच्चे। नेशनल पार्क जो है हरियाणा में वो केवल 2 ही है, मैंने बताया था। एक तो है सुल्तानपुर जो कि कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है, और एक कालेसर नेशनल पार्क भी है जो कि कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर है। दोनों की थोड़ी थोड़ी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले कालेसर है, कालेसर नेशनल पार्क भी है और कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। कालेसर जो है ये कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर है, और कालेसर को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था बच्चे 8 दिसंबर 2003 को। 2003 आप याद रख लो, 2003 को कालेसर को किसका दर्जा दिया गया, तो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और इसका जो एरिया है वो है 11,570 एकड़। ये इसका क्या है, एरिया है किसका, कालेसर नेशनल पार्क का एरिया है। ये प्रसिद्ध किसके लिए है ये भी लिख लेना। साल के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, ये भी सवाल HSSC ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे साल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो याद रखना कालेसर के अंदर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और लाल जंगली मुर्गा के लिए भी प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गा इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है भौंकने वाला हिरन, भौंकने वाला हिरन इसके लिए भी प्रसिद्ध है। इंग्लिश में कहेंगे बार्किंग डियर, बार्किंग डियर। तो भौंकने वाले हिरन के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो याद रखना कि आपका कालेसर नेशनल पार्क जो है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा जो नेशनल पार्क है उसकी भी बात कर लेते हैं, जो कि है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर जो कि कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में। काफ़ी बार इसकी बात हो चुकी है। और इसको जो है सुल्तानपुर को जो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, ये लिख लेना, जुलाई 5, 1991 को इसको दर्जा दिया गया, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा मिला 1991 में, और कालेसर को मिला कब मिला, तो 2003 के अंदर मिला। ठीक है, और इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग पूछेगा तो किसको कहोगे, सुल्तानपुर को कहोगे। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी किसको कहते हैं, तो सुल्तानपुर को कहते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर सलीम अली थे वो पक्षी वैज्ञानिक थे और इंथोलॉजिस्ट थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था इसको नेशनल पार्क घोषित करवाने में। तो ये चीज़ याद रखना कि पक्षियों का स्वर्ग भी सुल्तानपुर को कहा जाता है। ठीक है, और एक सवाल HSSC में ऐसे करके पूछा गया था कि सुल्तानपुर जो है ये दिल्ली से कितनी दूर है, तो दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है बच्चे। और गुरुग्राम से कितनी दूर है, तो 15 किलोमीटर दूर है। कौन सा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। मैं ज़्यादा डिटेल में इतनी नहीं गया। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे रिलेटेड बताई जा सकती हैं, बट हम क्वेश्चन आंसर पे फोकस कर रहे हैं, तो इतना आपको आइडिया मिल गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक सवाल ये पूछा गया था, अब हम थोड़ा सा नेशनल जो है फॉरेस्ट की ओर थोड़ा सा जा रहे हैं, जंगल की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं, कि हमने पहले नेशनल पार्क पढ़े, फिर उस पहले जो था हमने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य, उनको पढ़ा, फिर नेशनल पार्क को पढ़ा, फिर फॉरेस्ट रिजर्व एरिया को पढ़ा। ठीक है, तो एक डियर पार्क भी पूछा गया, डियर पार्क हरियाणा में कहाँ है, तो हरियाणा की स्टील सिटी जिसको कहते हैं हिसार, जिसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में 2 नगर बसाए, एक था फतेहाबाद और एक था हिसार। फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खां के जन्म पे बसाया था। ठीक है, और हिसार को फंसाया था हिसार फिरोजा के नाम से। ठीक है, जू की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में 3 जू हैं, ये भी याद रख लेना। पीपली जू जो कि कुरुक्षेत्रा के अंदर ये पीपली जू है बच्चे, और एक जो है भिवानी मिनी जू जो कि भिवानी के अंदर ही होएगा, और तीसरा जो है ये है आपका रोहतक जू। तो हरियाणा में 3 जू, पीपली, भिवानी और रोहतक। ठीक है, पीपली जू, भिवानी जू और रोहतक। पीपली, भिवानी, रोहतक याद हो गए होंगे। प्रजनन केंद्र काफ़ी सारे हैं, उसमें से हम इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। प्रजनन केंद्र जिसे इंग्लिश में ब्रीडिंग सेंटर भी कहते हैं। ब्रीडिंग सेंटर मतलब क्या है कि आगे, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने के लिए जो ब्रीडिंग कराई जाती है उनको बोलते हैं, जहाँ पे कराई जाती है उनको बोलते हैं ब्रीडिंग सेंटर। हिंदी में बोलेंगे प्रजनन केंद्र। तो प्रजनन केंद्र है जो कि पूछा गया सबसे पहला चिंकारा प्रजनन केंद्र, जो कि है आपका कैरू भिवानी के अंदर। ये पूछा गया सवाल है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो भिवानी के कैरू में है, कैरू। ठीक है,
नेक्स्ट है मगरमच्छ। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये जो है ये कुरुक्षेत्र के भोर मैदान में है। भोर मैदान कुरुक्षेत्र के अंदर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है गिद्ध। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है ये पंचकुला के पिंजौर में है, पिंजौर। नेक्स्ट है फिसेंट। फिसेंट प्रजनन केंद्र। फिसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो मोरनी पंचकुला, हरियाणा की नैनो सिटी। HSSC का ऑफिस भी कहाँ पे है? तो पंचकुला के अंदर ही है। ठीक है, टिक्करताल झील है तो कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। रॉक गार्डन जो है ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ में आएगा, सॉरी रॉक गार्डन भी और रोज गार्डन दोनों कहाँ पे आएंगे? तो चंडीगढ़ के अंदर आएंगे। और ट्राई सिटी किसे कहते हैं? ये चीज़ याद रखना, ट्राई सिटी कहते हैं पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ को। ये भी सवाल पूछा गया है, ट्राई सिटी किसे कहेंगे? तो पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। एक ट्विन सिटी सवाल भी पूछा गया था, जुड़वा शहर कौन सा है? तो जुड़वा शहर है यमुनानगर और जगाधरी। ठीक है, पीतल नगरी रेवाड़ी। छोटी पीतल नगरी अगर पूछेगा तो जगाधरी आंसर हो जाएगा, याद रखना। छोटी पीतल नगरी जगाधरी, पीतल नगरी रेवाड़ी। ठीक है, वीरों की नगरी भी जिसे कहते हैं। पांचवा है मोर। मोर प्रजनन केंद्र। मोर पूरा नाम लिख लो, क्या? मोर एवं चिंकारा। मोर एवं चिंकारा। अकेला चिंकारा पूछे तो ये भिवानी के कैरू में है। मोर एवं चिंकारा अगर पूछेगा, मोर एवं चिंकारा, तो ये जो है ये रेवाड़ी के झाबुआ में है। झाबुआ रेवाड़ी। चिंकारा भिवानी के कैरू। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो रेवाड़ी के झाबुआ में है, झाबुआ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल, लाल जंगली मुर्गा, तो ये कहाँ पे है? ये है मोरनी पंचकुला। इतने काफ़ी हैं बच्चे, वैसे तो बहुत सारे और भी हैं बट इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आपको मिल जाएगा। मगरमच्छ कहाँ? कुरुक्षेत्र के भोर मैदान में है ना। चिंकारा पूछे तो भिवानी के कहाँ पे है? कैरू के अंदर। अच्छा, मोर एवं चिंकारा पूछेगा तो रेवाड़ी के झाबुआ में है, ये चीज़ रखना। मोर का पर्यायवाची भी पूछा हुआ था एक बार HSSC हिंदी के हिंदी सेक्शन के अंदर, तो मोर को मयूर भी कहते हैं। ठीक है, मयूर। मयूर स्टेडियम अगर पूछेगा कहाँ पे है? तो फरीदाबाद के अंदर है मयूर स्टेडियम, जिसे राजा नाहर सिंह स्टेडियम भी कहते हैं, मयूर स्टेडियम। तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन पूछे तो पंचकुला के पिंजौर में है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट है, 100% है कि इन्हीं में से एक आपको मिल जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे हैं, इतने हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 6 जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट वन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चे, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए किसकी उपाधि दी गई? तो ये सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से पंजाब केसरी किसे कहते हैं, या ये सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका के लिए, योगदान के लिए किसकी उपाधि दी गई? तो पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे कौन? लाला जी, लाला लाजपत राय, जिनकी कर्म भूमि बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हिसार को। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है? हिसार। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय जी को कहते हैं। लाला लाजपत राय जी से रिलेटेड आपको एक बात ये भी जाननी चाहिए कि 1887 के अंदर, 1887 के अंदर ये जो है ये कांग्रेस की शाखा हरियाणा में लेकर के आए थे, और ये हरियाणा के लाए थे भाई रोहतक के अंदर। हरियाणा के रोहतक में 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना शाखा लेकर के आए थे लाला लाजपत राय, और इनकी सहायता की थी इस शाखा को लाने में उस टाइम पे बाबूराम। ये भी सवाल पूछ लेता है कि किसने सहायता की थी? तो बाबूराम। ठीक है, नेक्स्ट है शमरचंद गुप्त, चंद्रगुप्त, और एक है भाई तुराबाज खां, तुराबाज खां। इन्होंने लाला जी की सहायता की थी कांग्रेस की पहली कांग्रेस की शाखा कहाँ लाने में? रोहतक लाने में। याद रखना, हरियाणा में कांग्रेस की जो पहली शाखा है वो लाला राय बहादुर मुरलीधर लेकर के आए थे, और कहाँ लाए थे? अंबाला में लेकर के आए थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 1888 में
इन्होंने जो है ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो कहाँ से किया था? हिसार में। लाला जी पंजाब केसरी दूसरा कांग्रेस की शाखा कहाँ पे लेकर के आए? 87 में, तो रोहतक में लेके आए और इसी साल शाखा लेकर के आए थे हिसार में। और अगले ही साल 1888 के अंदर हिसार से प्रतिनिधित्व किया था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर भी, कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय जी ने की थी। 1920 का जो था ये स्पेशल सेशन बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर रखा था और असहयोग आंदोलन पे रणनीति बनाने के लिए कि असहयोग आंदोलन कैसे कैसे चलाया जाएगा उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था कलकत्ता के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। देखो कांग्रेस के जो नॉर्मल सेशन होते थे वो साल के अंत में होते थे, साल के अंत में मतलब दिसंबर के महीने में होते थे। जैसे कांग्रेस का पहला ही सेशन जो था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, साल के आखिर में हुआ था। जो नॉर्मल सेशन होते थे वो साल के आखिर में होते थे और जो स्पेशल सेशन बुला लिए जाते थे वो साल में कहीं पे भी बीच में बुला लिए जाते थे। ये कांग्रेस की थोड़े से एक ठीक है कि सेशन कब बुलाया जाएगा इससे रिलेटेड रणनीति थी। तो 1920 का एक स्पेशल सेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन कैसे चलाया जाएगा ये बात डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। असहयोग आंदोलन थोड़ा सा आपको पता होगा बच्चे कि 1914 से 1918 द्वितीय विश्व युद्ध चला था, 1914 से 1918 के बीच में, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को वचन दिया था कि अगर आप हमारी सहायता करोगे तो युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि इंटरनल जो मैटर होंगे वो भारतीयों के हाथ में रहेंगे और एक्सटर्नल मैटर मतलब भारत की विदेश नीति वो अंग्रेजों के हाथ में होगी। परंतु युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत को क्या दिया? काला कानून, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं और जिसके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें गोलियां चला दी थी इन्होंने। और फिर इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और फिर चोरा चोरी की घटना हो गई थी 1922 के अंदर, उन्होंने वापस भी ले लिया था असहयोग आंदोलन। तो 1920 के अंदर अध्यक्षता की थी किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है। और 87 में ये कांग्रेस की शाखा लेकर के आए थे। कहाँ? हिसार में। कांग्रेस की पहली शाखा नहीं है हिसार में, कांग्रेस की पहली शाखा लाला मुरलीधर लेकर के आए थे अंबाला के अंदर। और कब लाए थे? तो 1886, जिनकी कर्म भूमि भी किसको कहते हैं? तो अंबाला को कहते हैं। और लाला लाजपत राय की कर्म भूमि याद रखना हिसार, लाला मुरलीधर की कर्म भूमि पूछे तो अंबाला हो जाएगी, जिसे मिक्स सिटी भी कहते हैं अंबाला को। मैं बीच बीच में ये भी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ ना, मिक्स सिटी अंबाला को कहते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी साइंस सिटी भी किसको कहते हैं? अंबाला को कहते हैं। आम का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो अंबाला के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, HSHDB इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो ये बताना था HSHDB की फुल फॉर्म क्या है। तो इसके बारे में हम दो बातें भी जान लेते हैं और फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। चलिए, HSHDB की फुल फॉर्म है बच्चे हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हरियाणा प्राचीन काल में किस नदी के किनारे था? तो सरस्वती नदी के किनारे था हरियाणा। आज किस नदी के किनारे बोलेंगे? तो यमुना नदी के किनारे बोला जाएगा। किसको? हरियाणा को बोला जाएगा, ठीक है। तो HSHDB की फुल फॉर्म है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। बेसिकली इस योजना का उद्देश्य क्या है कि सरस्वती नदी जो कि लुप्त हो चुकी थी, जो कि वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है सरस्वती नदी, जिसे सबसे पवित्र नदी माता भी कहते थे, किसको? सरस्वती नदी को। तो इसके पुनरुत्थान के लिए गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? तो HSHDB, जिसकी फुल फॉर्म है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। और गठन किया था कब? तो 12/10/2015 को
गठन किया गया था और उद्देश्य क्या था, सरस्वती नदी को फिर से जीवित करना। जीवित करना मतलब क्या करना, तो सरस्वती नदी का पुनरुत्थान करना। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन होता है, HSHDB का तो चेयरमैन होता है CM साहब, खट्टर साहब, जिनकी मुसीबतें आजकल बढ़ी हुई है किसान आंदोलन के कारण। तो चेयरमैन कौन होता है, CM होता है हरियाणा का, ये चीज याद रखना। हेड ऑफिस भी पूछ सकता है इसका कहाँ पे है, तो हरियाणा की नैनो सिटी पंचकुला के अंदर है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे कि हरियाणा का कौन सा क्रिकेटर है जो कि चेस का भी प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हरियाणा का कौन सा क्रिकेटर है जो चेस भी खेलते हैं, चेस भी खेलते थे। ठीक है, चेस चैंपियनशिप भी रहे हैं, जूनियर चेस चैंपियनशिप रहे हैं, तो वो है भाई युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल स्पिनर है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। ये जो है ये क्रिकेटर है आज तो, बट ये क्या भी खेलते थे, तो चेस भी खेलते थे। ये 2-3 बार सवाल पूछा गया कि कौन सा क्रिकेटर है जो चेस भी खेलता है, ये सवाल ऐसे भी पूछ लेता है। तो युजवेंद्र चहल जी हैं। ठीक है, ये हरियाणा के किस जिले से हैं, जिसे हरियाणा का दिल कहते हैं, जिसकी सीमा कितने जिलों से लगती है, तो 7 जिलों से लगती है, सर्वाधिक जींद जिले से हैं युजवेंद्र चहल जी, ये चीज याद रखना। और इन्होंने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप भी जीती थी। चैंपियनशिप, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप, युजवेंद्र चहल, जो कि हरियाणा के कौन से जिले से हैं, तो जींद जिले से हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वीडियो में, बट अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया था कि रॉक गार्डन के फाउंडर कौन थे, तो पंडित नेकचंद। और स्थापना हुई थी, रॉक गार्डन कब बनाया गया था, तो 1957 के अंदर बनाया गया था। रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में है और रोज गार्डन भी कहाँ है, चंडीगढ़ में है। सुखना झील भी पूछा गया, चंडीगढ़ के अंदर ही है। चंडीगढ़ का जो स्मारक है वो है खुला हाथ स्मारक, जो कि चंडीगढ़ का है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ के अंदर है, जो कि पहले शिमला था, शिमला से स्थानांतरण किया गया कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में किया गया। चंडीगढ़ से रिलेटेड बच्चे वीडियो पढ़ी है, देख लेना, काफ़ी सारी बातें चंडीगढ़ से रिलेटेड मैंने उसके अंदर डिस्कस की हैं। 40-45 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो देखो उधर जाके। तो रॉक गार्डन के फाउंडर बोलेगा तो कौन है, पंडित नेकचंद। 1957 के अंदर ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, सवाल पूछा था कि अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के कहाँ पर पाई जाती हैं, हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं। तो अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं ये हरियाणा के दक्षिण भाग में पाई जाती हैं, साउथ के अंदर हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ। बच्चे थोड़ा सा चलो पहाड़ियों से रिलेटेड तो हम जान लेते हैं, बट इस सवाल का उत्तर है कि अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के कहाँ पे पाई जाती हैं, तो दक्षिण में पाई जाती हैं। उत्तर की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर में हरियाणा के कौन सी हैं, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो कि केवल 3 जिलों में हैं, जिसको आप याद रख सकते हो पे से, पी पंचकुला, ए से अम्बाला, वाई से यमुनानगर। इन 3 जिलों में हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में कौन सी है, तो अरावली है। ठीक है, और सवाल अरावली से क्या पूछ लेता है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 852 मीटर। 852 मीटर जिसकी ऊंचाई है डोसी की पहाड़ी, जो कि महेंद्रगढ़ के नारनौल के कुलताजपुर में है। महेंद्रगढ़ के नारनौल के कुलताजपुर। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नारनौल के अंदर है, जिसे अंदर राष्ट्र भी कहते थे प्राचीन काल के अंदर। ऊंचाई कितनी है डोसी की पहाड़ी, 852 मीटर। एक सवाल यह भी पूछा गया कि डोसी की पहाड़ी से किस प्रसिद्ध ऋषि का संबंध है, तो च्यवन ऋषि का संबंध है किससे, डोसी की पहाड़ी से। वही च्यवनप्राश वाले ये ऋषि हैं, ठीक है, जिसका संबंध है डोसी की पहाड़ी से। ठीक है, बाबा रामदेव के बारे में भी चलो महेंद्रगढ़ आया डिस्कस कर लेते हैं। बाबा रामदेव का भी संबंध किस जिले से है, तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से, जिसे खनिजों का शहर भी कहते हैं, जहाँ पे माधोगढ़ का किला भी है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट थोड़ा सा चलो ये भी बात कर लेते हैं कि अरावली की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो अरावली की नदियों को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, डिस्क के माध्यम से याद रख सकते हो। ये चारों अरावली की नदियाँ हैं। डी से है दोहन,
दोहन से, आई से है इंदौरी, एस से है साहिबी और के से है कृष्णावती। ये चारों नदियां जो है ये अरावली की हैं, दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं। डी से फिर से बता रहा हूं, दोहन, आई से इंदौरी, और इंदौरी नदी से सवाल भी पूछा गया है कि इंदौरी नदी हरियाणा में कहाँ बहती है, तो मेवात में बहती है, ये चीज़ याद रखना। एस से साहिबी है, के से कृष्णावती है। ये चारों जो हैं ये किसकी नदियाँ हैं, तो अरावली की नदियाँ। शिवालिक की मैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ बता देता हूँ। शिवालिक की हैं जैसे सरस्वती जो है शिवालिक ही है, ठीक है। मारकंडा है, मारकंडा शिवालिक ही है। टांगरी जो है, टांगरी, घग्गर, ये किसकी हैं, तो ये शिवालिक की नदियाँ। और हरियाणा की प्रमुख नदी की अगर मैं बात करूँ, यमुना, जो कि हरियाणा में यमुनानगर जिले से, यमुनानगर में कहाँ से, तो ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। और किस नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है, तो कालेश्वर नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है। और एग्जिट कहाँ से करती है, तो पलवल जिले के हसनपुर गांव से एग्जिट कर लेती है। ये सवाल ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि कहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है हरियाणा में, तो ताजेवाला से, और एग्जिट कहाँ से करती है, तो पलवल के हसनपुर। पलवल ही वो जिला है जहाँ से सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी महात्मा गांधी की। कहाँ से, हरियाणा से। पलवल के रेलवे स्टेशन से इनको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, महात्मा गांधी जी को, ये भी चीज़ याद रखना। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में कौन सी है, डोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 852 मीटर। पूरे भारत में अगर बात करें कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूरे भारत के अंदर, तो पूरे भारत के अंदर अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर ये हरियाणा में नहीं है, ये है आपका पड़ोसी राज्य जिसकी तुलना जर्मनी से होती है, जिसका नाम है क्या, राजस्थान। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी भारत में पूछेगा तो गुरु शिखर है, और राजस्थान जिले के अंदर है। ऊंचाई अगर पूछेगा तो 1722 मीटर है। और राजस्थान के भी कहाँ पे है, तो माउंट आबू में है, माउंट आबू में गुरु शिखर है, माउंट आबू। और यहाँ पे एक माउंट आबू में एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जैन मंदिर, ये भी सवाल HSS में पूछा गया, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है, तो राजस्थान के माउंट आबू में है। और माउंट आबू में भी क्या है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है, तो हरियाणा में अरावली की पहाड़ी को मेवात की पहाड़ी से के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से एक बार दोबारा बताता हूं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी डोसी 852 मीटर। पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो गुरु शिखर माउंट आबू में, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं हरियाणा में, तो वो मैंने बहुत बार आपको बताई हुई है, करो, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर, मोरनी की पहाड़ी में, पंचकुला के अंदर। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं तो क्रो ही है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आज डिस्कस हुए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए, 8 हैं। 2 नेशनल पार्क के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, और प्रजनन केंद्र जितने भी लिखवाए थे बच्चे वो जरूर याद रखना। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल एक और वीडियो इसी पर मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। रिवाइज करते रहो इनको बार बार, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं आज, बाय बाय, थैंक यू।